युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य। ब्रिटेन के लिए 1945 में लंबे समय तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने तक स्थितियां काफ़ी बदल गई थीं। जैसा कि 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के कमज़ोर पड़ने से लेकर 1945 में धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली, जापान के पतन तक भारत का राजनीतिक परिदृश्य प्रत्यक्षतः शांत था, लेकिन आंतरिक रूप से युद्धजनित कष्टों के कारण आक्रोश बढ़ रहा था, जिसे अंग्रेजी शासन अपने तमाम प्रयत्नों के बावजूद रोक नहीं पा रहा था। इस आक्रोश को शांत करने के लिए अंग्रेजी शासन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जोरदार ढंग से लोगों का ध्यान इस बिंदु से हटाने के लिए प्रयासरत था। इस जनाक्रोश का मुख्य कारण भारतीय उत्पादनों का सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भेजा जाना और भारतीयों के लिए ब्रिटेन से उपभोग की वस्तुओं के आयात में गिरावट आने के कारण बढ़ने वाली महंगाई थी। रक्षा व्यय में भारतीय योगदान का ब्रिटेन द्वारा भुगतान न किए जाने तथा ब्रिटेन पर भारत के बढ़ते हुए कर्ज के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई। स्पष्ट रूप से 1945 तक लोग कष्टों की चरम सीमा तक पहुंच गए थे और तथाकथित सर्वोपरि ब्रिटिश राज भी स्थिति को बदलने में असमर्थ था। युद्ध की समाप्ति और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बीच के 2 वर्षों में कई घटनाएं तथा सुधार हुए। राष्ट्रीय विप्लव के दो पहलू। ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्षों में राष्ट्रीय विप्लव के संबंध में 2 आधारभूत कारकों का विश्लेषण किया जा सकता है। इस दौरान सरकार, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तीनों ही कुटिल समझौते करने से संलग्न रहीं। इससे सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिला, जिसकी चरम परिणति स्वतंत्रता एवं देश के विभाजन के रूप में सामने आई। श्रमिकों, किसानों एवं राज्य के लोगों द्वारा असंगठित स्थानीय एवं उग्रवादी जन प्रदर्शन, इसने राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण कर लिया। इस तरह की गतिविधियों में आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को रिहा करने से संबंधित आंदोलन, शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह, पंजाब किसान मोर्चा का आंदोलन, त्रावणकोर के लोगों का संघर्ष तथा तेलंगाना आंदोलन प्रमुख है। सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन। जब सरकार ने जून 1945 में कांग्रेस से प्रतिबंध हटाकर उसके नेताओं को रिहा किया, तो उसे उम्मीद थी कि इससे जनता हतोत्साहित होगी, लेकिन इसके स्थान पर भारतीयों का उत्साह दोगुना हो गया। 3 वर्षों के दमन से जनता में सरकार के विरुद्ध तीव्र रोष का संचार हो चुका था। राष्ट्रवादी नेताओं की रिहाई से जनता की उम्मीदें और बढ़ गईं। कंजर्वेटिव सरकार के समय की वेवेल योजना मौजूदा संवैधानिक संकट को हल करने में विफल रही। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई। क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तथा पैथिक लॉरेंस नए भारत सचिव बने। अगस्त 1945 में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनावों की घोषणा की गई। सितंबर 1945 में सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के उपरांत एक संविधान सभा गठित की जाएगी। सरकार के रुख में परिवर्तन निम्न कारकों के प्रभावाधीन आया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व शक्ति संतुलन परिवर्तित हो गया। ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रहा तथा अमेरिका एवं सोवियत संघ विश्व की 2 महान शक्तियों के रूप में उभरे। इन दोनों ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ब्रिटेन की नई लेबर सरकार भारतीय मांगों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखती थी। संपूर्ण यूरोप में इस समय समाजवादी लोकतांत्रिक सरकारों के गठन की लहर चल रही थी। ब्रिटिश सैनिक हतोत्साहित एवं थक चुके थे तथा ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी।
दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर वियतनाम एवं इंडोनेशिया में इस समय साम्राज्यवाद विरोधी वातावरण था। यहाँ उपनिवेशी शासन का तीव्र विरोध किया जा रहा था। अंग्रेज अधिकारियों को भय था कि कांग्रेस पुनः नया आंदोलन प्रारंभ करके 1942 के आंदोलन की पुनरावृत्ति कर सकती है। सरकार का मानना था कि यह आंदोलन 1942 के आंदोलन से ज़्यादा भयंकर हो सकता है, क्योंकि इसमें कृषक असंतोष, संचार व्यवस्था पर प्रहार, मजदूरों की दुर्दशा, सरकारी सेवाओं से असंतुष्ट तथा आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों इत्यादि जैसे कारकों का गठजोड़ बन सकता है। सरकार इस बात से भी चिंतित थी कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का अनुभव सरकार के विरुद्ध हमले में प्रयुक्त किया जा सकता है। युद्ध के समाप्त होते ही भारत में चुनाव का आयोजन तय था, क्योंकि 1934 में केंद्र के लिए एवं 1937 में प्रांतों के लिए जो चुनाव हुए थे उसके पश्चात दोबारा चुनावों का आयोजन नहीं किया गया था। यद्यपि ब्रिटेन भारतीय उपनिवेश को खोना नहीं चाहता था, तथापि उसकी सत्तारूढ़ लेबर सरकार समस्या के शीघ्र समाधान के पक्ष में थी। कांग्रेस का चुनाव अभियान एवं आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। 1945-46 की सर्दियों में चुनाव कराए गए। राष्ट्रवादी उद्देश्यों हेतु चुनाव प्रचार। इस चुनाव अभियान में राष्ट्रवादी नेताओं के समक्ष यह उद्देश्य था कि वे न केवल वोट पाने का प्रयास करें, अपितु लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और सशक्त बनाएं। चुनाव अभियान में राष्ट्रवादियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों को खुलकर आलोचना की। कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों की देशभक्ति एवं त्याग की प्रशंसा तथा सरकार की आलोचना करके भारतीयों में देश प्रेम की भावना को संचारित करने का प्रयत्न किया। कांग्रेस के नेताओं ने 1942 के आंदोलन में नेतृत्वहीन जनता के साहसी प्रतिरोध की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अनेक स्थानों पर शहीद स्मारक बनाए गए तथा पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए धन एकत्रित किया गया। सरकारी दमन की कहानियों को विस्तार से जनता के मध्य सुनाया जाता था। दमनकारी नीतियां अपनाने वाले अधिकारियों की निंदा की जाती थी तथा उनके विरुद्ध जांच कराकर उन्हें सजा देने की धमकी दी जाती थी, किंतु सरकार इन गतिविधियों पर रोक लगाने में असफल रही। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से जनता सरकार से और भयमुक्त हो गई। उन सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार की स्थापना लगभग सुनिश्चित हो गई जहां सरकारी दमन ज़्यादा बर्बर था। इन कारणों से सरकार परेशान हो गई। अब सरकार कांग्रेस के साथ कोई सम्मानजनक समझौता करने हेतु मजबूर सी दिखने लगी। सरकार द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में जितनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई उसकी कल्पना तो न तो कांग्रेसी नेताओं को और न ही सरकार को थी। पूरा देश इन सैनिकों के बचाव में आगे आ गया। इससे पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इन सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाएगा। कांग्रेस ने सैनिकों के बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। सैनिकों को आर्थिक सहायता देने तथा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हेतु आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति भी बनाई गई। आज़ाद हिंद फौज का मानसिक प्रभाव अत्यंत प्रबल था और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था कि आज़ाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में जन और नेतृत्व स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन। इस संदर्भ में दो साम्राज्यवादी नीतियों का सशक्त प्रभाव पड़ा। एक तो पहले ही सरकार से आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया तथा दूसरा मुकदमा नवंबर में लाल किले में एक हिंदू प्रेम कुमार सहगल, एक मुसलमान शाहनवाज खान तथा एक सिख गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया गया।
बचाव पक्ष में भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू के साथ नेहरू भी थे। काटजू एवं आसफ अली उनके सहायक थे। इसके अतिरिक्त वियतनाम एवं इंडोनेशिया में भी उपनिवेशी शासन की स्थापना हेतु भारतीय सेना की टुकड़ियों का प्रयोग किए जाने से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पुख्ता हुई। उससे शहरी वर्ग एवं सैनिकों दोनों व्याहत हो जाएगा। आईएनए के युद्धबंदियों को कांग्रेस का समर्थन। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1945 में बॉम्बे में पहली बार आयोजित हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों के समर्थन में एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया गया तथा उन्हें पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की गई। आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों पर चलाए जा रहे मुकदमे में भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू एवं आसफ अली बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए तथा इनके समर्थन में वकालत की। आज़ाद हिंद फौज एवं जांच एवं राहत समिति ने युद्धबंदियों एवं उनके आश्रितों के लिए धन एवं खाद्यान्न की व्यवस्था की तथा उनके लिए रोजगार के अवसर जुटाए, जनता को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। आईएनए के युद्धबंदियों के समर्थन में आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों को रिहा करने के लिए भारतीयों ने जिस अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया था तथा इसके समर्थन में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन एवं प्रदर्शन किए गए वह अप्रत्याशित था। इस संबंध में चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया। इससे आंदोलन को काफ़ी लोकप्रियता मिली। आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्रों में संपादकीय लेख लिखे गए तथा पैम्फलेट्स बांटे गए। इनमें सरकार को धमकी दी जाती थी तथा जनता से आंदोलन के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया जाता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया जाता था तथा सरकार के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किया जाता था। 1 से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया तथा 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से भी आज़ाद आंदोलन का दायरा काफ़ी बड़ा था। समाज के सभी वर्गों तथा सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत आंदोलन के मुख्य केंद्र थे, किंतु अजमेर, बलूचिस्तान, असम, कुर्रा, ग्वालियर तथा दूर दराज के गाँव में भी आंदोलन का काफ़ी प्रभाव था। सरकार के विरुद्ध जनता विभिन्न तरीकों से अपने रोष का प्रदर्शन कर रही थी। छात्र सबसे अधिक सक्रिय थे। इन्होंने न केवल शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया अपितु सभाओं, प्रदर्शनों एवं हड़तालों का आयोजन भी किया। कई स्थानों पर पुलिस से उनकी मुठभेड़ भी हुई। दुकानदार ने दुकानें बंद कर दी। कोष एकत्रित किया गया। कोष में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, गुरुद्वारा समितियों, प्रवासी भारतीयों, कैम्ब्रिज मजलिस, कलकत्ता और बॉम्बे के फिल्मी सितारे तथा अमरावती के तांगे वालों इत्यादि ने चंदा दिया। विभिन्न स्थानों पर किसान सभाएं आयोजित की गईं तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की गई। जिन राजनीतिक दलों ने आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों का समर्थन किया उनमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनवादी अकाली जस्टिस पार्टी, रावलपिंडी के अरार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासंघ एवं सिख लीग प्रमुख थी। आज़ाद हिंद फौज आंदोलन की व्यापकता इतनी अधिक थी कि अभी तक ब्रिटिश राज की परंपरागत समर्थक माने जाने वाले सरकारी कर्मचारी एवं सशस्त्र सेनाओं के लोग भी युद्धबंदियों के प्रति सहानुभूति रखने लगे और सरकार के विरुद्ध हो गए तथा उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन किया। सरकारवादियों और उदारवादियों दोनों ने सरकार से आग्रह किया कि भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए वह युद्धबंदियों को रिहा कर दे।
इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज के आंदोलन ने न केवल यह सिद्ध किया कि भारतीयों के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीयों का है, बल्कि उसने यह अधिकार भी प्राप्त किया ब्रिटेन आज़ाद हिंद फौज के मुद्दे की महत्ता से भली भांति परिचित हो चुका था। अब भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था तथा दिन ब दिन भारतीय आंदोलन पूर्ण आज़ादी के रंग में रंगने लगा था। 1945-46 की सर्दियों में विद्रोह की 3 घटनाएं। 1946 की सर्दियों में भारतीयों की प्रखर राष्ट्रवादी भावना का उभार अंग्रेज अधिकारियों के साथ टकराव के रूप में सामने आया। इस समय विद्रोह की 3 घटनाएं हुई। 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे को लेकर, 11 फरवरी 1946 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास सुनाए जाने को लेकर, एवं 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल कर दी थी। त्रिस्तरीय पैटर्न। सभी 3 विद्रोहों का एक समान त्रिस्तरीय पैटर्न था। चरण 1, छात्रों ने नाविकों के किसी समूह द्वारा अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर देना और फिर उनका दमन करना। इस दिन 21 नवंबर 1945 को फॉरवर्ड ब्लॉक के छात्रों का जुलूस कलकत्ता में सरकारी सत्ता के केंद्र डलहौजी स्क्वायर की ओर बढ़ा। जुलूस में छात्र फेडरेशन एवं इस्लामिया कॉलेज के छात्र भी सम्मिलित थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, परंतु वह छात्रों को तीतर बीतर करने में सफल नहीं हो सकी। उल्टे छात्रों ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंके। इसके जवाब में पुलिस ने छात्रों पर गोलियां चला दी। इस घटना में 2 छात्रों की मृत्यु हो गई तथा 52 छात्र घायल हो गए। विद्रोह की दूसरी घटना 11 फरवरी 1946 आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल राशिद को 7 वर्ष का कारावास दिए जाने के निर्णय से संबंधित थी। इस घटना में एक प्रतिवादी जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के छात्रों ने किया। कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन भी इस जुलूस में सम्मिलित हुए। पुलिस ने धर्मतल्ला स्ट्रीट पर कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे छात्र उत्तेजित हो गए तथा विरोध स्वरूप उन्होंने डलहौजी स्क्वायर क्षेत्र में धारा 144 का उल्लंघन किया। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा कई और लोगों को बंदी बना लिया। रॉयल इंडियन नेवी। भारतीय शाही सेना के इस विद्रोह 18 फरवरी 1946 की शुरुआत बॉम्बे में हुई, जब HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने निम्न कारणों से हड़ताल कर दी। नस्लवादी भेदभाव। भारतीय नाविक अंग्रेज सैनिकों के बराबर वेतन की मांग करने लगे। अखाद्य भोजन। नाविक BC दत्त को HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉयल इंडियन नेवी के नाविक उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। इंडोनेशिया में भारतीय सेना का प्रयोग न करने तथा उसकी वापसी की मांग। आंदोलनकारियों ने तिरंगे फहराए तथा जहाजी बेड़ों में जगह जगह झंडे लगा दिए। शीघ्र ही कैसल और फोर्ट बैरक भी हड़ताल में शामिल हो गए। आंदोलनकारी कांग्रेस के झंडों से सजी गाड़ियों में बैठकर पूरे बॉम्बे में घूमने लगे। उन्होंने कुछ स्थानों पर यूरोपियों एवं पुलिस वालों को धमकाया तथा कुछ दुकानों के कांच तोड़ दिए।
भारतीयों ने आंदोलनकारियों को भोजन पहुंचाया तथा दुकानदारों ने उन्हें आमंत्रित किया कि वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दुकानों से निःशुल्क ले सकते हैं। चरण 2, पूरे शहर के लोगों का आंदोलनकारियों की मांगों में शामिल हो जाना। विद्रोह के दूसरे चरण में शहर के लगभग सभी लोग आंदोलनकारियों के साथ हो गए। इस चरण में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं अत्यंत उग्र हो गईं तथा बॉम्बे एवं कलकत्ता में सारा कामकाज ठप पड़ गया। शुरू में शहरवासियों ने आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन किया तथा उनकी मांगों के समर्थन में सभाओं, जुलूसों एवं हड़तालों का आयोजन किया। बाद में जगह जगह अवरोध खड़े किए गए, गलियों और मकानों की छतों से लड़ाइयाँ की गईं, यूरोपियों में हमले किए गए तथा थानों, बैंकों, डाकघरों एवं अनाज की दुकानों में आग लगा दी गई। एक ईसाई संगठन YMCA के केंद्र में भी आगजनी की घटना हुई। ट्राम के दफ्तरों एवं रेलवे स्टेशनों पर भी आक्रमण किए गए तथा बलपूर्वक रेल एवं सड़क यातायात को अवरुद्ध कर दिया गया। चरण 3, देश के दूसरे हिस्सों के लोगों द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता की अभिव्यक्ति। इस चरण में देश के अन्य हिस्सों के छात्रों ने आंदोलनकारी छात्रों एवं नागरिकों के समर्थन एवं सहानुभूति में शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया तथा हड़तालों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया। छात्रों ने जुलूस भी निकाले तथा सरकार की भर्त्सना की। दूसरे जहाज के नाविकों ने भी विद्रोह कर दिया। बॉम्बे के बाद कराची में नाविकों ने हड़ताल की। HMIS हिंदुस्तान तथा एक अन्य जहाज के नाविकों और 3 तटवर्ती प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, दिल्ली, कोचीन, जामनगर, अंडमान, बहरीन एवं अदन में भी रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल कर दी। बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, जैसोर तथा अंबाला में रॉयल इंडियन एयर फोर्स के कर्मचारियों ने सहानुभूति हड़ताल की। जबलपुर एवं कोलाबा के सैनिकों ने भी असंतोष व्यक्त किया। वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों से आग्रह किया कि वे आत्मसमर्पण कर दें तथा उन्हें आश्वासन दिया कि सभी राष्ट्रीय दल आंदोलनकारियों के विरुद्ध चलाए गए मुकदमों में उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। विद्रोहियों की तीनों घटनाओं की शक्ति तथा उनके प्रभाव का मूल्यांकन। विद्रोह की ये तीनों घटनाएं कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थीं। इनके द्वारा जनता के बेखौफ लड़ाकूपन की समर्थ अभिव्यक्त हुई। सशस्त्र सेनाओं के विद्रोह का जनता के मनोमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा वह बिल्कुल निर्भीक हो गई। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पूर्ण समाप्ति के रूप में देखा तथा इस तिथि को वे स्वतंत्रता दिवस की तरह मानने लगे। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को कुछ रियायतें देने हेतु विवश किया। यथा 1 दिसंबर 1946 को सरकार ने घोषणा की कि आज़ाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिन पर हत्या या क्रूर अपराधों में शामिल होने का आरोप है। जनवरी 1947 के पहले बैच को दी गई कैद की सज़ा समाप्त कर दी गई। फरवरी 1947 तक हिंद, चीन एवं इंडोनेशिया की सीमाओं से भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया गया। एक उच्च स्तरीय संसदीय सिस्टम मंडल को भारत भेजने का निर्णय लिया गया। जनवरी 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय भी लिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार से की गई इस प्रत्यक्ष उग्रवादी एवं हिंसक मुठभेड़ की कुछ सीमाएं भी थीं। इसमें समाज के सापेक्षिक रूप से ज़्यादा लड़ाकू हिस्से ही शामिल हो सकते थे। इन विद्रोहों में उन उदारवादियों एवं परंपरा प्रिय समूहों के लिए कोई स्थान न था जिन्होंने INA के युद्धबंदियों का समर्थन किया था या जो इससे पूर्ववर्ती विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के आधार स्तंभ थे। ये विद्रोह एवं इनमें जनता की सहभागिता अल्पकालिक थी।
हड़तालों में भी मजदूर ही सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। शेष अन्य वर्ग ज़्यादा तत्पर नहीं दिखाई दिए। विद्रोह का प्रसार भी सीमित था, जैसा कि यह कुछ शहरों तक ही सीमित रहा, जबकि आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों के समर्थन में चलाया गया आंदोलन दूर दराज के गांव में भी पहुंचा था। विद्रोह के सीमित प्रसार के कारण सरकार को दमन करने एवं नियंत्रण स्थापित करने में आसानी हुई। थल सेना ने भी रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों का साथ नहीं दिया। इससे ब्रिटिश सरकार को नाविकों के विद्रोह को दबाने में उसकी सहायता मिल सकी। बॉम्बे में तो मराठा बटालियन ने नाविकों को घेर लिया और खदेड़कर उन्हें उनकी बैरकों में पहुंचा दिया। इस विद्रोह के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण तथ्य भी उभर कर सामने आया कि अभी भी ब्रिटिश सरकार की दमन करने की नीति अछूत थी और उसके कठोर इस्तेमाल का इरादा भी बना हुआ था। नौकरशाही के मनोबल में उल्लेखनीय गिरावट आने के बावजूद भी सरकार दमन का सहारा लेकर किसी भी आंदोलन को कुचलने की रणनीति अपनाने लग गई थी। इस विद्रोह के दौरान जो सांप्रदायिक एकता परिलक्षित हुई उसकी भी सीमाएं थीं। यह जन एकता कम, संगठनात्मक एकता ज़्यादा थी। केवल राशिद अली के मुकदमे के प्रतिवाद करने के मुद्दे पर ही कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठनों में एकता स्थापित हो सकी, तथा यह एकता भी कुछ समय के लिए ही थी। कलकत्ता, जहां फरवरी 1946 में लोगों ने नाविकों के समर्थन में सराहनीय एकता प्रदर्शित की थी, अगस्त 1946 में सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठा। यद्यपि नाविकों ने मुस्लिम लीग, कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के झंडे एक साथ जहाज़ों पर लगाए थे, तथापि वैचारिक स्तर पर उनमें तीव्र मतभेद थे तथा संप्रदायवाद से वे गहरे प्रभावित थे। नीतिगत मसलों पर विचार विमर्श के लिए अधिकांश नाविक जहां कांग्रेस के पास ज़्यादा थे, वहीं मुसलमान नाविकों का ज़्यादा झुकाव मुस्लिम लीग की ओर था। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अपने संप्रदाय विशेष के नाविकों को अपने प्रयासों से प्रभावित करने की चेष्टा की। यह अवधारणा कि इन विद्रोहों में प्रदर्शित सांप्रदायिक एकता को यदि राष्ट्रवादी नेता सुदृढ़ एवं अस्थायी बना देते तो देश को विभाजन की आग से बचाया जा सकता था, एक विचारात्मक प्रतिक्रिया है। यद्यपि इस तथ्य में कोई यथार्थ नहीं है। अधिकांश इतिहासकारों को भी यही मत है। कांग्रेस की रणनीति वर्ष 1945 के समय यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका था कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में कांग्रेस सबसे प्रमुख संस्था है। कांग्रेस ही सबसे प्रमुख संस्था है। जहां भी साम्राज्यवादी सत्ता को चुनौती दी गई या सरकार विरोधी झंझावात आया, वहां कांग्रेस ही सर्वाधिक सक्रिय थी तथा उसने जनता की आवाज़ का सबसे ज़्यादा मुखरित किया। चाहे आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों का मामला हो या भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध सरकारी दमन की बात, कांग्रेस ही इन मुद्दों के समर्थन या आलोचना में सबसे ज़्यादा प्रमुखर संस्था थी। जनसामान्य में कांग्रेस की ही पैठ थी एवं उसे और उसके नेताओं को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अपनी निरंतर मुखरता तथा जनप्रिय नीतियों के कारण कांग्रेस ने पूरे राष्ट्र में साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का प्रसार किया तथा अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी। 1945-46 की सर्दियों में जो 3 बड़े विप्लव हुए, उनमें मुख्य तौर पर कांग्रेस द्वारा उत्पन्न की गई राष्ट्रप्रेम की भावना ने ही मुख्य भूमिका निभाई। कांग्रेस के प्रयासों से ही तत्कालीन जनता ऊर्जावान बन सकी तथा इन तीनों विद्रोहों में उसने अपने उपनिवेशवादी घृणा को खुलकर अभिव्यक्त किया। चाहे आईएनए के युद्धबंदियों की बात हो या रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों का मसला, कहीं भी कांग्रेस पीछे नहीं रही तथा हर जगह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसने अपनी
भूमिका का निर्वहन किया। विद्रोह के उपरांत किए गए सरकारी सर्वेक्षणों एवं जांचों से भी यह बात स्पष्ट हो गई थी कि इन विद्रोहों की प्रेरणादायक संस्था कांग्रेस ही थी, न कि मुस्लिम लीग या कम्युनिस्ट पार्टी। ये तीनों विद्रोह उन पूर्ववर्ती राष्ट्रवादी गतिविधियों का विस्तार ही थे जिनमें कांग्रेस अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। इन विद्रोहों में उसकी भूमिका सिर्फ समर्थक दल की ही नहीं थी, बल्कि उसने रणनीति तय करने तथा कार्रवाइयों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विद्रोहों को पूर्ववर्ती घटनाओं से इस आधार पर पृथक किया जा सकता है कि इनमें विरोध प्रदर्शन का जो तरीका अपनाया गया वह पहले से ही भिन्न था। पूर्ववर्ती घटनाओं में राष्ट्रीय अखंडता की शांतिपूर्ण अभिव्यक्त होती थी, जबकि इन विद्रोहों में सत्ता को स्पष्ट एवं हिंसक चुनौती दी गई थी। यद्यपि अपनी रणनीति एवं समय के मद्देनज़र कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन विद्रोहों का समर्थन नहीं किया, समझौतावादी रुख कांग्रेस की रणनीति का अभिन्न हिस्सा था। उसके विचार में प्रतिवाद का यह रूप और उसका समय दोनों ही उपयुक्त नहीं है, अतः समझौते की रणनीति सबसे उचित है। उसका मानना था कि भारतीय अभी इतने तैयार नहीं हैं कि उपनिवेशवादी शासन का समूल उखाड़ फेंकें को, इसलिए उसने आंदोलनकारी जनता एवं नाविकों को सलाह दी कि वे हिंसक प्रतिवाद का रास्ता छोड़ दें तथा कांग्रेस के झंडे तले आकर उपयुक्त ढंग से संघर्ष करने में सहयोग प्रदान करें। उसने कहा कि कांग्रेस उचित समय की प्रतीक्षा में है तथा समय आने पर ही वह संघर्ष का बिगुल बजाएगी। गांधी जी ने संघर्ष के लिए विद्रोह का तरीका अख्तियार करने की प्रक्रिया को निंदनीय कहा। उन्होंने कहा कि एक तो विद्रोह करना गलत है और यदि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया तो यह दोहरी गलती है। उनका मानना था कि यदि लोगों को कोई भी शिकवा शिकायत है तो इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं से सलाह करनी चाहिए तथा अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति उचित ढंग से करनी चाहिए। चुनाव परिणाम। कांग्रेस का प्रदर्शन, इसे 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुए। केंद्रीय व्यवस्थापिका सेंट्रल असेंबली को 102 में से 57 सीटों पर कब्जा कर लिया। प्रांतीय चुनावों में इसने बंगाल, सिंध एवं पंजाब को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला, जहां की मुस्लिम लीग यह दावा कर रही थी कि ये पाकिस्तान के हिस्से हैं। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन, इसे 86.6% मुस्लिम वोट मिले। केंद्रीय व्यवस्थापिका में इसने 30 आरक्षित स्थानों पर कब्जा कर लिया। प्रांतीय चुनावों में इसने बंगाल व सिंध में बहुमत प्राप्त किया। 1937 के चुनावों के विपरीत इस बार मुस्लिम लीग मुसलमानों की मुख्य पार्टी बन गई। पंजाब में यूनियनवादी कांग्रेस एवं अकाली गठबंधन ने ख्रीस हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई। चुनाव के महत्वपूर्ण बिंदु। इन चुनावों में पूर्ववर्ती विद्रोहों में परिलक्षित होने वाली सशक्त ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के स्थान पर सांप्रदायिक मत विभाजन का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रहा, जिसके निम्न कारण थे। पृथक निर्वाचन पद्धति, सीमित मताधिकार। प्रांतीय चुनाव में कुल जनसंख्या के केवल 10% हिस्से ने ही मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि केंद्र व्यवस्थापिका के लिए चुनावों में कुल जनसंख्या के केवल 1% भाग को ही मताधिकार के योग्य माना गया। कैबिनेट मिशन। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने
भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यानी भारत सचिव और स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी एलेक्जेंडर नौवहन विभाग के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्वक ढंग से सत्ता हस्तांतरित करने के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। भारत से अंग्रेजों की वापसी क्यों अपरिहार्य प्रतीत होने लगी? सरकार विरोधी संघर्ष में राष्ट्रवादियों की सफलता से उनकी विजय निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी थी। राष्ट्रवाद अब समाज के उन वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंच चुका था जो कि अब तक इस प्रक्रिया से अछूते थे। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 1939 के अंत तक भारतीय सिविल सेवा में यूरोपियों की जो सर्वोच्चता स्थापित थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इसका प्रमुख कारण था सेवाओं में भारतीयों का बढ़ता प्रतिनिधित्व तथा सेवाओं का भारतीयकरण था। इन सेवाओं के भारतीयकरण से यूरोपियों में असंतोष बढ़ने लगा तथा धीरे धीरे उनकी रुचि इन सेवाओं के प्रति कम होने लगी। इसके साथ नौकरशाही एवं सरकार भक्त तबके में भी असंतोष बढ़ने लगा। लंबे विश्व युद्धों के कारण भारत में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही थीं तथा देश धीरे धीरे दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो रहा था। अंग्रेज सरकार की समझौतावादी एवं दमनकारी नीति की अपनी कुछ सीमाएं थीं, साथ ही इसमें विरोधाभास प्रकट होने लगा था। क्रिप्स मिशन के उपरांत सरकार कुछ स्वतंत्रता को छोड़कर केवल सीमित समझौते की नीति पर ही चल रही थी। जब अहिंसक असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमन का सहारा लिया तो उसका फांसीवादी चेहरा अनावृत हो गया, और जब सरकार ने आंदोलनों के विरुद्ध दमन का सहारा लेने से बचने की कोशिश की तो वे नौकरशाही हताश हुई और सरकार की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई। सरकार द्वारा कांग्रेस के प्रति प्रेम दिखाए जाने से उसके भक्त असंतुष्ट हो गए। सरकार को इन विरोधाभासी नीतियों के कारण नौकरशाही असमंजस की स्थिति में फंस गई, जो कि अभी तक सर्वश्रेष्ठता की भावना पाले हुए थी तथा किसी भी स्थिति में भारतीयों की समझ झुकने को तैयार नहीं थी। चुनाव के उपरांत विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस सरकार के गठन से यह स्थिति और जटिल हो गई तथा नौकरशाही एवं राजभक्त असमंजस के दलदल में आकंठ डूब गए। संविधानवाद या कांग्रेस राज ने भारतीयों में जुझारूपन की प्रवृत्ति को और सशक्त बना दिया तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार को और तेज कर दिया। आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों के समर्थन में पूरे राष्ट्र ने जिस अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया उससे सरकार सत्ते में आ गई। तदुपरांत रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों के विद्रोह से सरकार के सम्मुख यह बात स्पष्ट हो गई कि अब वह सेना पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकती। उसने महसूस किया कि यदि कांग्रेस ने अब कोई आंदोलन प्रारंभ किया तो उसे प्रांतीय कांग्रेसी सरकारें भी खुलकर सहयोग प्रदान करेंगी। तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीयों के पूर्ण दमन का एक ही उपाय था, अंतरिम शासन व्यवस्था, किंतु अब यह व्यवस्था असंभव प्रतीत होने लगी थी क्योंकि सरकार के पास अब पर्याप्त संख्या में दक्ष अधिकारी नहीं थे। ब्रिटिश सरकार अब यह सोचने पर विवश हो गई कि जन आंदोलन के दैत्य को दफन करने के लिए भारतीयों से अब समझौता अपरिहार्य हो चुका है तथा भविष्य में भारत ब्रिटिश संबंधों को अच्छा बनाए रखने का एकमात्र यही उपाय है। ब्रिटेन में भी सरकार एवं उच्च नीति नियामक यह महसूस करने लगे कि अंग्रेजों की सम्मानपूर्वक वापसी का यही एक उपाय है कि भारतीयों से समझौता कर लिया जाए तथा शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें सत्ता सौंप दी जाए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य बढ़ती हुई खाई को ब्रिटिश कैबिनेट ने ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा। लिनलिथगो तथा कैबिनेट दोनों ने महसूस किया कि कांग्रेस और लीग के बीच की प्रतिस्पर्धा
भारतीय स्वतंत्रता की मांग के विरुद्ध सबसे उपयुक्त हथियार है। B.R. टॉमलिंसन। भारत में हमारी उपस्थिति का समय सीमित है तथा घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता का लगभग ह्रास हो चुका है। हमारी प्रतिष्ठा उन पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण है जो हमने अपने व्यापारिक चरण में हासिल की थी, किंतु ये भी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या। कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने मांग की कि वह एकीकृत केंद्र में ही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को स्वीकार करेगी। अल्पसंख्यकों की मांग के संबंध में उसकी नीति थी कि मुस्लिम बहुल प्रांतों को आत्मनिर्णय द्वारा केंद्र में विलय होने का अधिकार है, किंतु उसने यह स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के उपरांत ही पूर्ण होगी। ब्रिटेन की मंशा भी यही थी कि वह संयुक्त एवं मैत्री भाव वाले भारत को सत्ता हस्तांतरित करे तथा राष्ट्रमंडल की सुरक्षा हेतु भारत को सक्रिय साझेदार बनाए, क्योंकि ब्रिटेन का मानना था कि विभाजित भारत से राष्ट्रमंडल की शक्ति क्षीण होगी तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता की उसकी नीति प्रभावित होगी। 1946 में ब्रिटेन की संयुक्त भारत के संबंध में स्पष्ट नीति थी, जो कि उसकी पूर्ववर्ती नीतियों से सर्वथा भिन्न थी। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि अल्पसंख्यकों की मांगी विचारणीय हैं, परंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। यह घोषणा शिमला समझौते में सरकार द्वारा अपनाई गई उस घोषणा से बिल्कुल भिन्न थी, जिसमें वायसराय वेवेल ने जिन्ना को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया था। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने विभिन्न दलों एवं समूहों के नेताओं से निम्न मुद्दों पर कई दौर की बातचीत की। अंतरिम सरकार। भारत को स्वतंत्रता देने एवं नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय। जब एकता या विभाजन के आधारभूत मुद्दे पर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों में कोई सहमति नहीं हो सकी, तो मिशन ने अपनी ओर से संवैधानिक समस्या के समाधान हेतु मई 1946 में योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन योजना मुख्य बिंदु। पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि पाकिस्तान के गठन से बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जनसंख्या उसमें सम्मिलित हो जाएगी, जैसे उत्तर पश्चिम में 38% जनसंख्या तथा उत्तर पूर्व में 48% जनसंख्या। सांप्रदायिक आत्मनिर्णय के सिद्धांत से नई समस्याएं खड़ी हो सकती थीं, जैसे पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्या में थे तथा पंजाब के जालंधर व अम्बाला डिवीज़न में हिंदू व सिख बहुसंख्यक थे, अतः वे भी विभाजन की मांग कर सकते थे। दूसरी ओर कुछ सिख नेता पहले से ही राग अलाप रहे थे कि यदि देश का विभाजन किया गया तो वे भी पृथक राज्य की मांग उठाएंगे। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ सकती थीं। विभाजन से प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती थीं, जैसे कि पाकिस्तान के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के मध्य संचार की समस्या तथा सशस्त्र सेनाओं का विभाजन अत्यंत खतरनाक हो सकता था। प्रांतीय विधानमंडलों का 3 भागों में विभाजन। भाग क मद्रास, बॉम्बे मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा हिंदू बहुसंख्यक प्रांत। भाग ख पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। भाग ग बंगाल एवं असम मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय केंद्रीय, प्रांतीय एवं समूह स्तरों पर विभाजन। संविधान सभा का निर्वाचन। प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य
तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाना था। निर्वाचक मंडल में केवल 3 वर्ग माने गए, मुस्लिम, सिख और अन्य हिंदू सहित। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो कि परिमाण पर आधारित नहीं थी। इस संविधान सभा में समूह क, ख एवं ग तीनों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु पृथक पृथक बैठक विचार विमर्श करेंगे और यदि संभव हुआ तो समूहों के लिए संविधान निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात तीनों समूहों के सदस्य अर्थात संपूर्ण संविधान सभा एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। एकीकृत संघ रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों पर नियंत्रण रखेगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक प्रश्नों का हल दोनों समुदायों की उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर किया जाएगा। हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा तथा प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा। सत्ता हस्तांतरण के पश्चात भारतीय राज्यों से संबद्ध सर्वोच्च शक्ति न इंग्लैंड के पास रहेगी और न ही भारत के पास। भविष्य में 552 देशी रियासतों का भारत में क्या स्थान होगा, इस विषय में ये रियासतें संविधान सभा से बातचीत करेंगी और इस बीच संविधान सभा में इन रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय संविधान सभा और इंग्लैंड में सत्ता हस्तांतरण से उत्पन्न विवादों के निराकरण के लिए एक संधि के संदर्भ में बातचीत की आवश्यकता दर्शाई गई थी। सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। समूहन व्यवस्था के संबंध में भिन्न भिन्न व्याख्याएं। प्रत्येक पार्टी या समूह ने समूह न व्यवस्था की अवधारणा को अपनी अपनी दृष्टि से देखा तथा उसकी अलग अलग व्याख्या की। कांग्रेस, जब तक समूह व्यवस्था की अवधारणा वैकल्पिक है, तब तक कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान के निर्माण के विरुद्ध है। एकल संविधान सभा का गठन विचारणीय है। मुस्लिम लीग का वीटो पावर समाप्त हो गया है। मुस्लिम लीग, अनिवार्य समूहीकरण ही व्यवस्था में पाकिस्तान का निर्माण अंतर्भूत है। मुख्य आपत्तियां। विभिन्न दलों ने भिन्न भिन्न आधारों पर कैबिनेट मिशन का विरोध किया। कांग्रेस, प्रथम आम चुनावों के होने तक समूह के रूप में प्रांतों का इंतजार करना उचित व्यवस्था नहीं है। प्रांतों को यह छूट होनी चाहिए कि वे समूह में सम्मिलित हों या नहीं। समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था न होने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। विदित है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे। वेवेल का ब्रेकडाउन प्लान। वेवेल ने मई 1946 में कैबिनेट मिशन को अपना प्लान प्रस्तुत किया। इसने दमन एवं विफल करने के बीच एक मध्यमार्ग की रणनीति तैयार की। इस योजना में उसने पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर के मुस्लिम प्रांतों की ब्रिटिश सेना और अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों को छोड़ने का विचार रखा और समस्त देश कांग्रेस को सौंपने की बात कही। यद्यपि इस योजना को कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तथापि वेवेल की योजना एक प्रमाण थी। भविष्य में कांग्रेस के नेतृत्व में हुए किसी विद्रोह को दबाने की असमर्थता की ब्रिटिश स्वीकृति
और कतिपय उच्चाधिकारियों के बीच पाकिस्तान को उत्तरी आयरलैंड बनाने की इच्छा। मुस्लिम लीग समूहीकरण की शर्त समूह ख एवं ग के लिए अनिवार्य होनी चाहिए तथा भविष्य में पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। लीग का सोचना था कि जब कांग्रेस कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर देगी तब सरकार अंतरिम सरकार के गठन के लिए लीग को आमंत्रित करेगी। स्वीकार्यता एवं अस्वीकार्यता 6 जून को मुस्लिम लीग ने और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की दीर्घकालिक योजना को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1946 रू संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव संपन्न हुए। 10 जुलाई 1946 नेहरू ने कहा, हम संविधान सभा निहित था कि संविधान सभा संप्रभु थी और प्रक्रिया नियमों का निर्णय करेगी। मैं जाने के निर्णय के अतिरिक्त किसी और बात से बंधे नहीं हैं। इस बात की अधिक संभावना है कि किसी प्रकार का समूहीकरण नहीं होगा, जैसा कि NWFP और असम खंड ख और ग में शामिल होने पर आपत्ति जताएंगे। 29 जुलाई 1946 नेहरू जी के कथन के प्रत्युत्तर में लीग ने दीर्घकालिक योजना को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। सांप्रदायिक विध्वंस और अंतरिम सरकार 16 अगस्त 1946 से भारतीय परिदृश्य में तेजी से बदलाव आया। अनेक स्थानों पर भीषण दंगे हुए जिनमें लगभग 5000 लोग मारे गए। सांप्रदायिक दंगों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कलकत्ता, सिलहट, नोआखाली, बिहार, त्रिपुरा और गढ़मुक्तेश्वर संयुक्त प्रांत शामिल थे। सरकार की प्राथमिकताओं में परिवर्तन। वेवेल अब किसी भी प्रकार से कांग्रेस को अंतरिम सरकार में शामिल करने के लिए उत्सुक था, यहाँ तक कि लीग को इससे बाहर रखा गया था। सरकार का यह रवैया लीग के इस आग्रह के विरुद्ध था कि उसके लिए सभी प्रावधान स्वीकार योग्य है और पहले की सरकार की सांप्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रवाद की वैधता से इनकार करने और कांग्रेस की प्रतिनिधिक रूप से मना करने की प्रकृति के विरुद्ध था। इस प्रकार ब्रिटिश शासन की निरंतरता ने ब्रिटेन से जागरूक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार की मांग की। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मियों ने वायसराय की काउंसिल के सदस्यों के रूप में शपथ ली। यह काउंसिल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रकार से मंत्रिमंडल के रूप में काम करने लगी। नेहरू के नेतृत्व में काउंसिल के राष्ट्र समर्थक कार्यों और कांग्रेस की शक्ति में वृद्धि को देखते हुए वायसराय लॉर्ड वेवेल ने घबराकर मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल करना इसलिए अपेक्षित था क्योंकि उसके बिना काउंसिल असंतुलित थी। हालांकि मुस्लिम लीग अभी भी संविधान सभा में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को यह सूचना दी कि मुस्लिम लीग ने काउंसिल में शामिल होना स्वीकार कर लिया है। वेवेल के इस कार्य से मंत्रिमंडल यानी कि काउंसिल में असहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया और लीग द्वारा यह घोषणा कर दिए जाने पर कि उसने संविधान सभा में शामिल होने का कोई वादा नहीं किया था, वेवेल के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में आचार्य JB कृपलानी के आह्वान पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के वयोवृद्ध सदस्य को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में इस प्रथम सत्र में ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दरअसल संविधान सभा के 12 सत्र या बैठकों के दौर हुए थे।
पहला 9-23 दिसंबर 46 को और दूसरा 20-25 जनवरी 47 को, तीसरा 28 अप्रैल, फिर 2 मई 1947 से 2 मई 1947, चौथा 14 से 31 जुलाई 47, पाँचवा 14 से 30 अगस्त, कोई मतलब नहीं है इसका। सबसे अंतिम वाला 24 जनवरी 1950 है। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया और पृथक पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रखर रूप में सामने रखा। अंतरिम सरकार के 14 मंत्री 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 में तक चला जो अंतरिम मंत्री 14 अंतरिम मंत्री। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं कॉमनवेल्थ संबंध वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री राजगोपालाचारी, शिक्षा CH बाबा, निर्माण खनन एवं ऊर्जा राजेंद्र प्रसाद, कृषि एवं खाद्य जगजीवन राम, श्रम आसफ अली, रेलवे लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग वित्त इब्राहिम इस्माइल चुंदरी नगर, मुस्लिम लीग वाणिज्य अब्दुल रब्बर निस्तर, मुस्लिम लीग संचार और गजनफर अली खान, मुस्लिम लीग स्वास्थ्य और जोगिंदर नाथ मंडल, मुस्लिम लीग कानून। मुस्लिम लीग की गतिरोध उत्पन्न करने की मानसिकता तथा भविष्य की रणनीति। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई। तत्पश्चात लीग की उपस्थिति में बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए एक मसौदे को पारित किया गया, जिसमें एक स्वतंत्र पूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य की स्थापना का आदर्श लक्ष्य था, जिसे स्वायत्तता, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण देने का अधिकार तथा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए जाने हेतु आहूत की गई अनौपचारिक बैठकों में भी भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय तथा नियुक्तियों पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खान मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के कार्य में बाधक बन रहे थे। मुस्लिम लीग का उद्देश्य किसी भी तरह पृथक पाकिस्तान का निर्माण करना था तथा उसकी समस्त गतिविधियां तथा निर्णय इसी भावना से ओतप्रोत थे। उसके लिए यह गृह युद्ध जैसी प्रक्रिया थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि वह या तो मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार को सहयोग देने के लिए कहे अथवा सरकार से अलग होने को कहे। फरवरी 1947 में मंत्रिमंडल के 9 कांग्रेस सदस्यों ने वायसराय को पत्र लिखकर मांग की कि वे लीग के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए कहें, अन्यथा वे मंत्रिमंडल से अपना नामांकन वापस ले लेंगे। तत्पश्चात लीग द्वारा संविधान सभा को भंग करने की मांग से स्थिति और बिगड़ गई। इस प्रकार गतिरोध सुलझने के स्थान पर और बढ़ता हुआ प्रतीत होने लगा। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म एवं विकास। राष्ट्रवाद के उदय के साथ 19वीं शताब्दी के अंत तक सांप्रदायिकता प्रकट हुई। यह भारतीय जनमानस एवं राष्ट्रीय आंदोलन की एकता के लिए एक बड़ा खतरा सिद्ध हुआ। दुर्भाग्यवश यह ऐतिहासिक देन आगे भी जारी रही। भारतीय सांप्रदायिकता की विशिष्टताएं। मौलिक रूप में सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। भारत में इस सांप्रदायिक विचारधारा के 3 मुख्य चरण हैं। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। इस विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि उनके हितों का धर्म से कोई लेना देना न हो तो
तब भी वे सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। उदारवादी सांप्रदायिकता। इस विचारधारा के अनुसार बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से भिन्न है। चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता। इस विचारधारा के अनुसार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इस तरह की व्यवस्था में दो विभिन्न धर्म समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हित से टकराते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का विकास भी इस प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता का विकास सिर्फ भारत में ही हुआ है, यह भी उन्हीं परिस्थितियों का प्रतिफल था जिन्होंने दूसरे समाजों में सांप्रदायिकता जैसी घटनाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया था, जैसे नस्लवाद, साम्यवाद बनाम फांसीवाद। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष या लेबनान में ईसाई मुस्लिम संघर्ष। सांप्रदायिकता को उभरने वाले तत्वों ने आर्थिक हितों को दरकिनार कर इसे अधिक महत्वपूर्ण बताया तथा जनमानस में इसके लिए एक व्यापक आधार तैयार किया। सांप्रदायिकता एक आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक प्रवृत्ति है जिसकी समस्या सामाजिक जड़ों तथा इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में खोजा जा सकता है। यह आधुनिक सामाजिक समूहों, वर्गों और ताकतों की सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती है और उनकी राजनीतिक जरूरतों की पूर्ति करती है। समकालीन आर्थिक ढांचे ने न केवल इसे उत्पन्न किया है अपितु इसके कारण ही यह फली फूली भी है। सांप्रदायिकता का सामाजिक आधार उस उभरते हुए मध्य वर्ग पर अवलंबित था जो तत्कालीन परिस्थितियों के वातावरण में अपने धार्मिक हितों के साथ अपने आर्थिक हितों को भी ढूंढ रहा था। यह उस काल में बुर्जुआ वर्ग का प्रश्न था। भारत में सांप्रदायिक चेतना का जन्म उपनिवेशवादी नीतियों तथा उसके विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुआ। विभिन्न क्षेत्रों तथा देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया, आधुनिक सामाजिक वर्गों एवं उपवर्गों का निर्माण तथा भारतीयों के बढ़ते हुए निर्विरोध अंतर्विरोध के जैसे कारणों से लोगों में अपने साझा हितों को देखने के लिए नए तरीकों की ज़रूरत हुई। संपर्कों और वफादारियों के विस्तृत आयामों का विकास तथा नई पहचानों का निर्माण आवश्यक हो गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीति की जिस नई अवधारणा का जन्म हुआ उससे भी सांप्रदायिकता की विचारधारा को बल मिला। नए विचारों को ग्रहण करने, नई पहचानों तथा विचारधाराओं का विकास करने तथा संघर्ष के दायरे को व्यापक बनाने के लिए लोगों ने पुरातन तथा पूर्व आधुनिक तरीकों के प्रति आसक्ति प्रकट की। इसने भी सांप्रदायिकता की विचारधारा को सशक्त बनाने में मदद की। संकीर्ण सामाजिक प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता का पूर्ण समर्थन किया। यद्यपि धार्मिकता सांप्रदायिकता को बहुत अधिक प्रोत्साहित करने का मूल कारण नहीं था, तथापि भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा का अभाव था तथा लोगों में बाह्य जगत संबंधी चेतना न के बराबर थी, धार्मिकता ने सांप्रदायिकता के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई और तथाकथित तत्वों ने भी सांप्रदायिकता के वाहन के रूप में प्रयुक्त किया। सांप्रदायिकता के विकास के कारण। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यह व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय एवं सर्वमान्य सत्य की
भावना के विरुद्ध व्यक्तिगत धर्म और संप्रदाय के आधार पर पारस्परिक घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या तथा द्वेष को जन्म देती है। यह भावना अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति तथा परधर्म तथा उसके अनुयायियों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न करती है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास में विभिन्न कारणों, परिस्थितियों तथा तत्वों ने सम्मिलित भूमिका निभाई, जो इस प्रकार हैं। सामाजिक आर्थिक कारण। कालांतर में भारत में बुर्जुआ वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। उदय की यह प्रक्रिया हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही संप्रदायों में समान थी। सरकारी सेवाओं, व्यवसाय एवं उद्योग में दोनों वर्गों के मध्य प्रतिद्वंदिता अवश्यंभावी थी और धीरे धीरे यह बढ़ती गई। मुस्लिम बुर्जुआ वर्ग ने अपने पक्ष पोषण हेतु हिंदू बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध निम्न मध्यवर्गीय मुसलमानों को प्रोत्साहित किया। हिंदू और मुस्लिम मध्य वर्गों के विकास में एक या अधिक पीढ़ी का अंतर रहा है और यह अंतर राजनीतिक, आर्थिक और अन्य कई दिशाओं में निरंतर परिलक्षित होता है। यह अंतर मुस्लिमों के बीच भय की मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। जवाहरलाल नेहरू, जो इस देश के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, चाहे वह एक मुसलमान हो या एक अंग्रेज, बाहरी या विदेशी नहीं है, परायापन हितों के साथ काम करता है। निश्चित रूप से परायापन वाले या गोरे या धर्म से नहीं जुड़ा है। बाल गंगाधर तिलक। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन तथा भयावह बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने अंग्रेजों को सांप्रदायिकता को उभारने तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करने पर भरपूर अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने इस हेतु व्यक्तिगत गुणों, पक्षपात तथा आरक्षण को विस्तृत आधार प्रदान कर प्रतिद्वंदिता को बढ़ाया तथा इनका उपयोग सांप्रदायिकता के उत्थान में किया। इसके साथ ही मुसलमानों में आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी थी तथा उन पर परंपरागत प्रतिक्रियावादी कारक ज़्यादा हावी थे। फलतः इस समुदाय में सांप्रदायिक विचारधारा को अपनी जड़ें जमाने के लिए उचित अवसर मिला। अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ में ब्रिटिश शासन ने मुसलमानों को संकालु दृष्टि से देखा। 1857 के विद्रोह और वहाबी आंदोलन के पश्चात तो सरकार की शंका उनके प्रति और बढ़ गई। फलतः अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के प्रति दमन तथा भेदभाव की नीति अपनाई। शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रसार से अरबी तथा फारसी भाषाएं पिछड़ गईं। मुस्लिम समाज में इसका प्रतिकूल प्रभाव यह हुआ कि उनमें आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा तथा वे धीरे धीरे सरकारी सेवाओं से वंचित होने लगे। 1870 के पश्चात भारतीय राष्ट्रवाद के उभरने तथा नवशिक्षित मध्य वर्ग के राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं सिद्धांतों से परिचित होने के कारण अंग्रेजों ने मुसलमानों के दमन की अपनी नीति त्याग दी तथा उनमें चेतना का प्रसार कर उन्हें आरक्षण एवं समर्थन देकर उभारने का प्रयत्न किया, जिससे मुसलमानों को राष्ट्रवादी ताकतों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सके। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां जैसे मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाया। यद्यपि प्रारंभ में सैयद अहमद खां का दृष्टिकोण बुद्धिमत्तापूर्ण, दूरदर्शी एवं सुधारवादी था, किंतु बाद में उन्होंने उपनिवेशी शासन का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस का विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों से तटस्थ रहने की सलाह दी। उन्होंने हिंदू एवं मुसलमानों के पृथक अस्तित्व तथा पृथक हितों की बात भी कही। कालांतर में उन्होंने यह भी प्रचार करना शुरू कर दिया कि चूँकि भारतीय आबादी में हिंदू बहुमत हैं,
इसलिए ब्रिटिश शासन के निर्बल होने या समाप्त हो जाने की स्थिति में हिंदुओं का मुसलमानों में दबदबा कायम हो जाएगा। भारतीय इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता। अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देने तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास की व्याख्या इस तरह की जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल सके। बाद में विभिन्न भारतीय इतिहासकारों ने उनका अनुसरण करते हुए प्राचीन भारत को हिंदू काल तथा मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल की संज्ञा दी। मध्यकालीन भारत में शासकों के आपसी संघर्ष को इन इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में उद्धृत किया। जब तक इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से देश के विद्यालयों एवं कॉलेजों में इतिहास का विरूपित संस्करण पढ़ाया जाता रहेगा, हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द को अस्थायी रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का पार्श्व प्रभाव। 19वीं शताब्दी में हिंदू तथा मुसलमान दोनों समुदायों में अनेक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। इन सभी सुधार आंदोलनों ने स्वयं को अपने अपने समुदाय के लोगों तक ही सीमित रखा। सुधार आंदोलनों की इस प्रवृत्ति से देश विभिन्न समुदायों में विभक्त हो गया। मुस्लिम सुधार आंदोलन जैसे बहावी आंदोलन तथा हिंदू सुधार आंदोलन जैसे शुद्ध आंदोलन के व्यक्तिगत धार्मिक स्वरूप के कारण धर्म का उग्रवादी चरित्र रेखांकित हुआ तथा इससे सांप्रदायिकता को बल मिला। इन सुधार आंदोलनों में सांस्कृतिक विरासत के धार्मिक तथा दार्शनिक पहलुओं पर एकाकी बल दिया गया। इन विभिन्न सुधार आंदोलनों के समानांतर प्रवाह को एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म का अपमान करना समझा गया। ये उग्र राष्ट्रवाद का पार्श्व प्रभाव। राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवादियों ने अल्पसंख्यकों के भय को दूर करने पर विशेष बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 में आयोजित हुए अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषित किया कि कांग्रेस के अधिवेशनों या सम्मेलनों में सामाजिक धार्मिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। 1889 में कांग्रेस ने निश्चय किया कि वह ऐसे किसी भी मुद्दे को अपने कार्यक्रमों या उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं करेगी जिसका मुसलमान विरोध करेंगे। किंतु कालांतर में उग्रवादी राष्ट्रवाद के उभरने से इसमें हिंदू राष्ट्रवादी हावी हो गए। तिलक के गणपति एवं शिवाजी उत्सव तथा गोहत्या के विरुद्ध अभियानों ने विभिन्न प्रकार की शंकाओं को जन्म दिया। धर्म के रूप में भारत माता तथा राष्ट्रवाद की अरबिंदो घोष की अवधारणाएं, गंगा स्नान के पश्चात बंग विरोध आंदोलन प्रारंभ करना तथा क्रांतिकारियों द्वारा देवी काली या भवानी के सम्मुख शपथ ग्रहण करने जैसी रस्में शायद ही किसी मुसलमान को पसंद आ सकती थी। निसंदेह ये सभी रस्में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल थीं। तदुपरांत क्रांतिकारियों द्वारा औरंगजेब तथा अकबर के विरुद्ध क्रमशः शिवाजी और महाराणा प्रताप के संघर्ष को धार्मिक संघर्ष के रूप में महिमामंडित करना भी उनकी भयंकर भूल थी। लखनऊ समझौते 1916 तथा खिलाफत आंदोलन 1920 से 22 का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट सांप्रदायिक प्रभाव हुआ। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा विभिन्न उग्रवादी संगठनों यथा हिंदू महासभा 1915 तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 इत्यादि के गठन की अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक प्रतिक्रिया हुई। इन संगठनों ने हिंदू राष्ट्रवाद तथा हिंदू हितों की वकालत की, जिसका मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा एवं निसंदेह इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला।
द्विराष्ट्र सिद्धांत का उद्भव। विभिन्न वर्षों में द्विराष्ट्र सिद्धांत के उद्भव तथा विकास से संबंधित विभिन्न कारक इस प्रकार हैं। 1887 भारत के वायसराय डफरिन एवं संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खान तथा राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सर सैयद अहमद खान ने बुद्धिजीवी मुसलमानों से अपील की कि वे कांग्रेस से दूर रहें। फिर भी कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इनमें बदरुद्दीन तैयब जी, मीर मुशर्रफ हुसैन, ए भीम जी, आर.एस. सयानी तथा हामिद अली खान प्रमुख थे। 1906 सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल, शिमला शिष्टमंडल, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। शिष्टमंडल ने ब्रिटिश सुधारों की प्रशंसा की तथा उसके प्रति पूर्ण राजभक्ति की भावना प्रकट की। इस शिष्टमंडल ने वायसराय से मांग की कि मुसलमानों की व्यवस्थापिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। उच्च पदों पर ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा एवं वफादारी के आधार पर नियुक्तियां की जाएं तथा इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा न ली जाए और सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को ज़्यादा अवसर दिए जाएं। लॉर्ड मिंटो ने मांगों को पूर्णतया उचित बताया तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उसने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार मुसलमानों को सम्राट के प्रति उच्च निष्ठा के कारण उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देगी। इस शिष्टमंडल के प्रयासों से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। 1907 आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क तथा नवाब बकारुल मुल्क के संयुक्त प्रयत्नों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखना था। 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। बी.एन. मुखर्जी तथा लाल चंद्र ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू सभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुई। कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुई। 1912 से 24 इस अवधि में मुस्लिम लीग कांग्रेस की नीतियों के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी तथा उसमें मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे युवा राष्ट्रवादी हावी होने लगे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन्ना जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर उनकी राष्ट्रीयता पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नहीं थी। उनका प्रखर धार्मिक और इस्लामिक एकतावादी झुकाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। साथ ही राजनीतिक सवालों पर उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडलों तथा सीटों के आरक्षण की मांग मान ली तथा दोनों ने सरकार के समक्ष संयुक्त मांगें पेश की। यद्यपि यह समझौता कई दृष्टियों से प्रगतिशील था, तथापि कांग्रेस ने इसके द्वारा सांप्रदायिक राजनीति को स्वीकार कर लिया। समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है तथा समुदायों के हित भिन्न भिन्न हैं। कालांतर में इसके हानिकारक नतीजे निकले। 1920-22 रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन तथा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, किंतु उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था।
1920 का दशक, देश में सांप्रदायिक दंगों का खतरा मंडराने लगा। इसी समय स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य इस्लाम धर्म कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना। आर्य समाजियों ने एक अन्य संगठन आंदोलन चलाया। मुसलमानों ने इनके विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए। इस सांप्रदायिक वातावरण का प्रभाव बहुत से राष्ट्रवादियों पर भी पड़ा। उनकी विचारधारा भी सांप्रदायिक या अर्ध सांप्रदायिक हो गई। स्वराज्यवादी दो गुटों में बंट गए। एक गुट ने तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार को सहयोग देने का निर्णय लिया तथा दूसरा गुट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों का था। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय तथा NC केलकर हिंदू महासभा में शामिल हो गए। हिंदू महासभा के सदस्यों तथा सरकार परस्त स्वराज्यवादियों ने मोतीलाल नेहरू जैसे धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसियों पर इस्लामिक हितों के प्रति प्रेम दिखाने तथा हिंदू हितों पर कुठाराघात करने के आरोप लगाया। किंतु सबसे नाटकीय परिवर्तन अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली के दृष्टिकोण में आया। प्रारंभ में कांग्रेस के साथ प्रशंसनीय सहयोग करने के अलावा अली बंधुओं ने कांग्रेस पर हिंदू हितों की रक्षा तथा कांग्रेस हिंदू सरकार स्थापित करने की चेष्टा करने का आरोप लगाया। इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी नेतृत्व सांप्रदायिकता के प्रसार को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्य प्रणाली विकसित नहीं कर सका। 1928 कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम संप्रदायवादियों तथा सिख लीग ने तीव्र विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट को हिंदू हितों का दस्तावेज बताए गए। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा स्थानीय निकायों एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण देने की मांग की। इस अवसर पर मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश करते हुए कांग्रेसियों ने अनेक गलतियां की। जैसे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की राजनीति को वैधता प्रदान की। उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि सभी सांप्रदायिक नेता अपने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सांप्रदायिक एवं धर्म पर आधारित हितों का वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसने धर्मनिरपेक्ष एवं साम्राज्यवाद विरोधी मुस्लिम नेताओं की स्थिति दुर्बल कर दी। इससे कांग्रेस की सांप्रदायिकता के खिलाफ दृढ़ राजनीतिक विचारधारात्मक अभियान चलाने की इच्छा शक्ति और अधिकार कम हो गया। सांप्रदायिकता पर संगठित एवं एकमुश्त प्रहार करने की कांग्रेस की रणनीति भी परिवर्तित हो गई। 1930 से 34 यद्यपि जमायते उल उलेमा ए हिंद, कश्मीर राज्य तथा खुदाई खिदमतगार ने कांग्रेस के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, तथापि कुल मिलाकर मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी खिलाफत आंदोलन में थी। भावी संवैधानिक सुधारों के संबंध में लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने 2 सम्मेलनों का बहिष्कार किया तथा केवल एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं सांप्रदायवादियों ने तीनों सम्मेलनों में शिरकत की। 1932 सांप्रदायिक अधिनिर्णय में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांगों में से अधिकांश को मान लिया गया। 1937 के पश्चात 1937 के प्रांतीय चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के पश्चात मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। उसने अब मुसलमानों को
एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। 1930 के दशक में सर्वप्रथम एक युवा मुस्लिम बुद्धिजीवी रहमत अली ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रतिपादित की तथा बाद में कवि इकबाल ने इसका प्रचार किया। इसके पश्चात संप्रदायवाद एक संगठित जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य आधार समाज का मध्य एवं उच्च वर्ग था। Z.A. सुलेरी, F.M. दुरानी एवं फैज़-उल हक इत्यादि ने कांग्रेस के विरुद्ध अपना व्यापक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब सांप्रदायिकता का स्वरूप उग्र हो गया तथा चरित्र में घृणा, भय, जल, दमन, हिंसा जैसे शब्दों का समावेश हो गया। 1937 तक सांप्रदायिकता का नरमपंथी दौर जारी रहा, जो मुख्यतः बचाव तथा आरक्षण जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित रहा, किंतु इसके बाद वह तेजी से उग्रवादी या फांसीवादी तौर तरीके अपनाने लगा। उसका सामाजिक आधार अब तेजी से व्यापक होने लगा। तथा जनसामान्य को गिरफ्त में लेने के प्रयास होने लगे। इसके लिए मुख्यतः शहरी निम्न मध्य वर्ग को आधार बनाया गया। इस वर्ग को उभार कर सुसंगठित एवं आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति प्रारंभ करने की कोशिश की जाने लगी। अभी तक सांप्रदायवादी राजनीति का मुख्य आधार उच्च वर्ग था, अतः निम्न मध्य वर्ग को अपनी चपेट में लेने तथा सांप्रदायिकता को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए भय एवं घृणा जैसे अतार्किक भावनाओं का सहारा लिया गया। हिंदुओं के उग्रवादी सांप्रदायिक राष्ट्रवादी संगठनों तथा यथा हिंदू महासभा तथा RS एवं गोलवलकर के विचारों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को उग्रवादी स्वरूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उग्रवादी सांप्रदायिकता के उदय के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार हैं। सिद्धांतवादी मौलिकतावादी अवधारणा का विकास, प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता का सहारा लेकर अपना सामाजिक आधार पुख्ता किया। उपनिवेशवादी शासन ने राष्ट्रवादियों को विभाजित करने हेतु अन्य सभी माध्यमों का सहारा लिया। संप्रदायवादी मानसिकता को चुनौती देने की प्रारंभिक असफलताओं ने उग्रवादी सांप्रदायिकता को रेखांकित एवं सुदृढ़ किया। 1937 से 1939 मोहम्मद अली जिन्ना ने समझौते की उन सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया, जब उन्होंने यह असंभव मांग प्रस्तुत की कि कांग्रेस स्वयं को हिंदू संगठन घोषित करे तथा मुस्लिम लीग को मुसलमानों के मुख्य प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता दे। अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है तथा भारत से इसकी वापसी के पश्चात यह प्रश्न स्वयमेव अदृश्य हो जाएगा। महात्मा गांधी। हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली। 1940 के पश्चात दिन के प्रकाश की भांति यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि मुसलमानों की मंजिल न ही हिंदू राष्ट्र के अधीन दोयम दर्जे की नागरिकता प्राप्त करना है और न ही बहुराष्ट्रीय भारत में संदिग्ध भागीदारी उनका अंतिम लक्ष्य है। पृथक मातृभूमि के साथ पृथक राष्ट्र ये चाहिए उनको। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। आगा खां। 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में ऐसी कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जो कि अग्रलिखित सिद्धांतों पर आधारित न हो।
भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से अलग से लगे हुए प्रदेश यथानुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि वहाँ मुसलमान बहुमत में हों, जैसा कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश और इनको मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें सम्मिलित प्रदेश स्वशासी और प्रभुता संपन्न हों तथा जिन अन्य स्थानों में मुसलमान अल्पमत हों वहाँ उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त के उद्देश्य से युद्धोपरांत संविधान सभा का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही उसने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति भी अपनाई। उसने सभी अल्पसंख्यक समुदायों को भरोसा दिलाया कि वह किसी भी ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देंगी जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण संप्रदायों का प्रतिनिधित्व न हो। इस प्रकार से उसने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनी मौन स्वीकृति दे दी। मुस्लिम लीग ने इस विशेषाधिकार का भरपूर प्रयोग किया तथा यथासंभव हर अवसर पर पृथक पाकिस्तान की मांग उठाई। लीग ने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन तथा मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल यानी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्ण रूपेण स्वीकार किए जाने की संभावनाएं तलाशी। अंततः मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग पूर्ण हो गई जब 1947 में मुस्लिम बहुल प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा बंगाल को मिलाकर एक नए राष्ट्र स्वतंत्र पाकिस्तान का गठन हुआ।